जैसे मान लीजिए आपको ये याद करना है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी जी ने किया। अब आपको ये याद करना है, तो इसमें एक आप जो है घटनाक्रम जोड़िए, विजुअलाइजेशन कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए। मान लीजिए आपका जो रेडियो है ना वो बज नहीं रहा है, उसमें ससराहट आ रही है, तो हम गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं मार कोनी, यानी कोनी मार, बजेगा अभी, तो मार कोनी रेडियो को है, रेडियो बजने लगेगा। तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया। तो इस तरीके हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ कि नए धमाकेदार वीडियो के साथ। दोस्तों आप इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कैसे 20% मेहनत करने वाले लोग 80% अचीव कर पाते हैं और कैसे 80% मेहनत करने वाले लोग मात्र 20% ही अचीव कर पाते हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैंने इसी से संबंधित बहुत सारी टिप्स बताई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपका ये वीडियो देखने और ना देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, मैं मिलूंगा वीडियो के एंड में। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि अपने सिलेबस को ख़त्म करने के लिए सबसे जल्दी तरीका क्या है? तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। इस सवाल का जवाब क्यों ना हम उन लोगों से पूछें जो पढ़ाई में काफ़ी स्मार्ट हैं और जिन्होंने सबसे कठिन एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे केल न्यूपोर्ट की कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। केल अपनी बुक हाउ टू बिकम स्ट्रेट अ स्टूडेंट में कहते हैं, डोंट रीड एवरीथिंग, अर्थात सिलेबस की हर चीज़ मत पढ़ने बैठ जाओ। और इतना ही नहीं, केल अपनी बुक में ये भी कहते हैं कि हमारी बुक में जितने पेजेस होते हैं हमारे पास उन्हें पढ़ने का कभी भी पूरा टाइम नहीं होता, और यदि रहस्य स्टूडेंट को पता चल जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट बेफजूल के स्ट्रेस और एंग्जायटी से बच सकते हैं। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये बोलेंगे, पर ये केल न्यूपोर्ट हैं कौन और हम इनकी बातों पर यकीन क्यों करें? तो केल ने दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्टडी की है और अभी ये जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो आप इनकी योग्यता पर शक ना ही कीजिए। अब हम में से कई लोग ये पूछ सकते हैं कि सर ये तो फॉरेनर हैं, इनका सिलेबस पैटर्न डिफरेंट है, इसीलिए स्टडीज़ भी डिफरेंट होंगी, और क्या ये हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फॉलो होंगी? तो पहली बात तो ये है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा कल्चर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन की लर्निंग एबिलिटी सब सेम है। लेकिन फिर भी हम इंडियन एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हैं दीपक रावत सर, उत्तराखंड के हरिद्वार में IAS डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यह भी एग्ज़ाम के लिए यही रिकमेंड करते हैं कि लेस इज़ मोर, यानी कि उतना ही मटेरियल पढ़ें जितने की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि जितना ज़्यादा मटेरियल हमारे पास होगा उसे देख देख के हम काफ़ी चिंतित होंगे, क्योंकि वो हमसे कभी भी ख़त्म होने वाला तो है नहीं। इसीलिए डोंट स्टडी ऑल द मटेरियल दैट इज़ गिव। एक बात याद रखें कि लेस इज़ मोर। मेरी सलाह मेंस देने वालों को इतनी है कि आप घिरे हुए मटेरियल से, इग्नू का मटेरियल है, इंटरनेट पे मटेरियल है, तमाम कोचिंग्स हैं, तमाम गाइड्स हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आंसर लिखना होगा, कितना होगा? हो सकता है 250 वर्ड्स का हो। मेरे टाइम पे तो मेंस में इतने लंबे आंसर हुआ करते थे। हो सकता है 300 का हो। इतना सब कुछ पढ़ के आपको एक अच्छा कंटेंट, रिच इन फैक्ट्स, वेरी रीजनेबल और सिंपल आंसर लिखना है। ये आप कब लिख पाएंगे? जब आपकी पढ़ाई लिखाई की सामग्री इतनी ज़्यादा ना हो, लिमिटेड हो और आपके आंसर की क्वालिटी अच्छी हो। तो हमेशा याद रखिएगा, लेस इज़ मोर। थैंक यू। एक और एग्जांपल ले लेते हैं रोमन सैनी का। रोमन सैनी ने एम्स ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से MBBS की है और IAS भी क्रैक कर चुके हैं। रोमन बोलते हैं कि एक साल में हम 5000 से ज़्यादा पेजेस नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने मटेरियल को कम करना पड़ेगा, चाहे एक्स्ट्रा बुक को दान में दे दो या फिर रद्दी वाले को दे दो, क्योंकि अगर हमने अपने एक्स्ट्रा मटेरियल को रखा है तो वो हमारी मदद नहीं करने वाला, बल्कि वो हमारी चिंता और स्ट्रेस लेवल को ही बढ़ाएगा। The room looks like a garbage can. There are 10,000 books. You also know, I also know, it is virtually impossible to read more than 5,000 pages in 1 year preparation time. If a book has 1,500 pages and if there are 10 books lying around, it is impossible that you read them or remember them. So rather than creating a garbage in your house, just throw them away, just burn them, just give them for donation, just sell them to रद्दी वाला। अरे उनका क्या अचार डालोगे क्या उन किताबों का? कभी सिलेक्शन होने वाला तो है नहीं। इससे पहले कि हम देखें कि हमें कौन से पोर्शन के सिलेबस को पढ़ना है और कौन से पोर्शन के सिलेबस को छोड़ना है, पहले हम इस चीज़ को डिटेल में समझ लेते हैं कि वाई कवरिंग लेस सिलेबस विल गिव यू मोर मार्क्स। एक्चुअली रियलिटी में सिर्फ लेस सिलेबस ही आपको अधिक नंबर नहीं दिला सकता,
बल्कि लेस एफर्ट, कम मेहनत भी आपको ज़्यादा आउटपुट दिला सकती है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस सिद्धांत को समझ लेते हैं, जिसे 80-20 प्रिंसिपल कहा जाता है या फिर पैरेटोज प्रिंसिपल, यानी कि कम मेहनत करके ज़्यादा कैसे अचीव करें। तो क्या है ये 80-20 रूल जिसकी तरफ सब इशारा कर रहे हैं? एक्चुअली ये 100 साल से पहले यानी 1897 में एक आदमी था जिनका नाम था विल्फ्रेडो पैरेटो, जो इटालियन अर्थशास्त्री थे। वो इंग्लैंड में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किसके पास कितना पैसा है उसे स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने पाया कि 80% पैसा और ज़मीन 20% लोगों के पास में है, और उन्हें लगा ये तो बहुत अमेजिंग पैटर्न है। फिर बाद में उन्होंने इसी प्रिंसिपल को और दूसरी फील्ड में देखना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि ये प्रिंसिपल हर जगह फॉलो होता है, यानी कम चीज़ें करके ज़्यादा अचीव किया जा सकता है। जैसे 20% फिल्म बॉक्स ऑफिस में 80% कमाई करती हैं, आप 80% टाइम अपने 20% कपड़े पहनते हैं, 80% लोगों को डिक्शनरी के 20% शब्द आते हैं, 20% क्रिमिनल ही 80% क्राइम करते हैं, दुकान में पड़े 20% प्रोडक्ट ही 80% सेल्स करवाते हैं, 20% ड्राइवर की वजह से ही 80% एक्सीडेंट होते हैं, 20% स्टूडेंट ही 80% एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाते हैं, और हम अपना 80% टाइम अपने 20% कार्यों में लगाते हैं। इन शॉर्ट, आप कोई भी फील्ड ले लो, चाहे वो आपकी स्टडी हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आपकी माइनॉरिटी ऑफ एक्शन पे डिपेंड करती हैं। अगर हम इसी प्रिंसिपल को किसी और एंगल से देखें तो हम कह सकते हैं कि हर चीज़ एक्चुअली मैटर नहीं करती। इसी प्रिंसिपल को द वन थिंग नामक बुक में भी बताया गया है। ये एक सबसे बड़ा झूठ है जो हमें बचपन से बताया जाता है कि हर चीज़ बराबर है। कुछ भी बराबर नहीं है। क्या आपका मूवी देखने का निर्णय या फिर बीमार पड़े माँ बाप को देखने का, उनका ध्यान रखने का निर्णय बराबर है? नहीं। क्या आपकी 5 उंगलियां बराबर हैं? नहीं। क्या हर प्रोफेशन बराबर है जो आपको बराबर इनकम कमा के देगा या समाज में रिस्पेक्ट देगा? नहीं। क्या आपके हर टीचर की योग्यता बराबर है या उनके पढ़ाने का स्टाइल बराबर है? नहीं। इन शॉर्ट, हर चीज़ डिफरेंट है। कई चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कई चीज़ें कम इम्पोर्टेंट हैं, और ये प्रिंसिपल आपकी स्टडी में भी यूज होता है। एग्ज़ाम में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस माइनॉरिटी ऑफ टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि एग्जैक्टली 20% ऑफ द सिलेबस से आपसे एग्जैक्टली 80% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 40 से 50% टॉपिक से आपसे 70 से 80% क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपका आधा सिलेबस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो अब हमारी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या हमारे अंदर ये स्किल है कि हम वो 40 से 50% सिलेबस सेलेक्ट कर सकें, जिससे हम आसानी से एग्ज़ाम में दिए गए ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन के आंसर दे सकें। अब इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूं कि कैसे हम वो सिलेबस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन सेलेक्ट करें, पहले मैं एक कन्फ्यूज़न को क्लियर कर देता हूं जो ज़्यादातर छात्रों के मन में होता है, और वो ये है कि हम में से कई लोग इस थॉट को भी अपने माइंड में नहीं लाना चाहते और डर जाते हैं कि क्या हम अपने सिलेबस का कुछ पोर्शन ही छोड़ देंगे। तो ये डर एकदम नॉर्मल है, मुझे भी फर्स्ट टाइम ऐसा ही लगा था। तो अब सवाल ये आता है कि इस थॉट से जो डर लग रहा है उसका क्या करें। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हम खुद को समझाएं कि हम सिलेबस का कुछ पोर्शन नहीं छोड़ेंगे, बस सिलेबस को ख़त्म करने का सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर देंगे, यानी सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस का पोर्शन सबसे पहले ख़त्म करेंगे और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सिलेबस। इन शॉर्ट, सिर्फ लर्निंग सीक्वेंस चेंज करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो अब नेक्स्ट आता है कि सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन कैसे सेलेक्ट करें। वैसे तो ये स्किल प्रैक्टिस के साथ आती है। जितनी ज़्यादा आप क्लासेस अटेंड करते हैं, जितने ज़्यादा आप टेस्ट देते हैं, उससे ही आपकी स्किल आती है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। फिर भी कुछ टिप्स हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपनी बुक का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो पहली टिप है वो ये है कि आप अपने एक्स्ट्रा पोर्शन को बाद में पढ़ें
और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसे आप पहले ख़त्म करें। और दोस्तों जो हमारी दूसरी टिप है वो ये है कि आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखें, यानी कि जिन लोगों ने परीक्षा में टॉप किया है उनसे अनुभव लें। और दोस्तों जो हमारी अगली टिप है वो ये है कि आप एक अच्छे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें। और दोस्तों जो हमारी अगली टिप है वो ये है कि आप अपने कॉलेज, अपने स्कूल के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। और दोस्तों जो हमारी अगली टिप है वो ये है कि आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को हल करें, यानी कि पिछले 10 साल में क्या पूछा गया है उस पर आप ध्यान दें, उसको हल करें। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपका इम्पोर्टेंट पोर्शन कौन सा है। और दोस्तों जो हमारी अगली टिप है वो ये है कि आपको जो याद करना है उसे लिख लिख के याद करें। इससे 2 फायदे हैं कि आपको वो चीज़ याद भी हो जाएगी और आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, यानी कि आपकी राइटिंग स्किल भी सुधर जाएगी। और दोस्तों जो हमारी अगली टिप, अंतिम टिप है और सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, इसे आप ध्यान से सुनना। ये जो अंतिम टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से सुनना। यानी कि दोस्तों जो आपको याद करना है उससे आप एक घटनाक्रम से जोड़िए, उसका एक विजुअलाइजेशन कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको याद करना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद युग के लेखक हैं। अब इसको आपको याद करना है तो इसका एक विजुअलाइजेशन कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, एक कहने का मतलब एक घटना से जोड़िए अपने अनुसार, जैसे भी आप जोड़ सकें। तो जैसे मान लीजिए छायावाद युग के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इसको कैसे हम विजुअलाइजेशन करेंगे, कैसे इमेजिनेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए सूर्य जो होता है, यानी कि सूरज, सन, जब सूर्य निकलता है ना तो हम लोगों की छाया बनती है, यानी कि परछाई बनती है। तो सूर्य से बनती है छाया, जब सूर्य निकलता है उससे छाया बनती है। तो हम इससे ये ध्यान रखेंगे कि सूर्य से छाया बनती है, यानी कि सूर्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और छाया से छायावाद युग, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद युग के लेखक हैं। तो आप ये कभी नहीं भूलोगे। जैसे मान लीजिए मैं दूसरा आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये याद करना है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी जी ने किया। अब आपको ये याद करना है तो इसमें एक आप जो है घटनाक्रम जोड़िए, विजुअलाइजेशन कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए। मान लीजिए आपका जो रेडियो है ना वो बज नहीं रहा है, उसमें ससराहट आ रही है, तो हम गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं मार कोनी, यानी कोनी मार, बजेगा अभी, तो मार कोनी रेडियो को है, रेडियो बजने लगेगा। तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया। तो इस तरीके से आप जो भी याद करें उसको अपने हिसाब से विजुअलाइजेशन कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, आपको वो ज़्यादा समय तक और जल्दी याद हो जाएगा और ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये आज का वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो दूसरों की भी केयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं 2-4 दिन में एक बहुत ही गजब का एक लेखक या कवि का म्यूजिक के साथ में गाना अपलोड करने वाला हूं, तो आप वो मिस मत करना। म्यूजिक बहुत अच्छी है, गाना बहुत अच्छा बना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए तैयार रहना। थैंक यू।